नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कालाढूंगी पहुंचे। पहली बार कालाढूंगी विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कालाढूंगी के विकास के लिए 95 करोड़ के लागत की 36 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी को उपमंडी और निहार नदी में डबल लेन पुल की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो और जनता के सहयोग से हम सभी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के वहां दर्शन हो और उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसका नया सूत्रपात करेंगे और जो घोषणाएं की गई हैं वो घोषणाएं यहाँ के लिए नितांत आवश्यक थी और इन घोषणाओं के होने से और जब ये धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो। और कालाढूंगी क्षेत्र हमारा चूँकि सैनिक बाहुल्य भी है, कृषक बाहुल्य भी है, इस क्षेत्र का समुचित दृष्टि से चाहे पेयजल की व्यवस्थाएँ हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे पुलों की हों, बिजली की हों, इन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे। और ट्यूबवेल स्थापना से लेकर जहाँ पर भी जो काम यूथ पॉलिसी पर आप काम कर रहे हैं, खेल को लेकर खेल विश्वविद्यालय आप बता रहे हैं, क्या लेकर हम लोग चूंकि चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे यहाँ की प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत हमारे प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सभी को, उन खिलाड़ियों को जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, हर प्रकार की उनको सुविधा मिले। और खेल विश्वविद्यालय बन जाने से निश्चित रूप से उनको अनेकों क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलेगा। इसको लेकर हमने खेल कोटा भी 4% का जो बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री उन्नयन खिलाड़ी योजना भी हमने प्रारंभ की है और इसके साथ साथ नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लैंड जिहाद को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। कालाढूंगी में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि चाहे कोई भी हो जिसने सरकारी भूमि, वन विभाग, राजस्व की या सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया है, वो तत्काल अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून को मानने और उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं और सरकार का तुष्टीकरण का कोई उद्देश्य नहीं है, लिहाजा अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बता, लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में सभा को संबोधित किया और प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा की। सीएम ने नकल विरोधी कानून से लेकर तमाम कानूनों के बारे में चर्चा की। सीएम ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के पश्चात अभी तक राज्य में 3 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार विकास पर जितने भी काम हैं, उन कामों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देगी। भाइयों बहनों, आज इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि हम विकास के लिए कहीं पर भी न कोई धन की कमी होगी, न साधनों की कमी होगी, न संसाधनों की कमी होगी। ये हमारा संकल्प है।
और हमारी सरकार जो वायदा करती है उसे पूरा करके ही लाती है आप लोगों के लिए, उसको लोकार्पण के लिए भी ले जाती है। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, ये मान कर चलिए कि जो योजनाएं आज लोकार्पित हो रही हैं उनका भी कभी शिलान्यास हुआ होगा, और आज जिनका शिलान्यास हुआ है वो सारी की सारी लोकार्पित होंगी। यानी कि जिन योजनाओं को हमने प्रारंभ किया है, जिन योजनाओं को हमने शुरू किया है, उन सभी योजनाओं को हम लोकार्पण की ओर ले जाएंगे, यानी उन योजनाओं को पूरा भी करेंगे। आप लोगों का ये स्नेह, प्यार, ये विश्वास का ही होता है कि आज हमारी सरकार निरंतर प्रदेश एवं देश को विकास की ओर ले जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम भली भांति जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी योजनाएं आज विकास की संपादित हुई हैं, आज से पहले कभी नहीं हुई हैं। एक प्रदेश के अंदर एक पाप की तरह हो रहा था, महापाप। ऐसे स्थानों पर लोगों को पता ही नहीं लग रहा था कि धर्मांतरण कब हो गया, कब उनको अपने धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। भाइयों बहनों, धर्मांतरण को लेकर भी हमने कठोर कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अगर कोई भी ऐसा पाप करेगा तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। अभी नकल के बारे में, नकल का कानून हम यहाँ के अपने बेटे बेटियों के हित में लेकर आए। ये काम आज का नहीं है, ये काम बरसों बरसों से चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हर बार इसकी शिकायत आती थी, हर बार इसकी आवाजें उठती थी, लेकिन ये नकल नहीं रुकती थी। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब इस नकल पर कार्रवाई करने की बात सोची थी, मुझे पता था कि अगर हम इन पर कार्रवाई करेंगे तो जिसके बारे में महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, वो लोग आंदोलन करेंगे, कुछ हुड़दंग मचाएंगे, कुछ पीछे से लोगों को फंडिंग करेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और बेटे बेटियों के भविष्य को बनाना है, तो इसके लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी कठिनाई हमको झेलनी पड़े, लेकिन हम इसमें रुकेंगे नहीं। और जो भी नकल के इस गलत काम में, इस अपराध में शामिल है, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। भाइयों बहनों, और हमने 90 से भी ज्यादा 92 लोग आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। इसके बावजूद भी लगातार आप देख रहे होंगे, कभी पर्चा आउट हो जा रहा था, कभी प्रश्न पत्र का पूरा जो बैंक बनाया जाता था वो बैंक ही लीकेज हो जाता था, कभी पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी, कभी जो पेपर छापने वाली कंपनी थी उसके यहां से ही पर्चा आउट हो जाता था। हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे और इस नकल के कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी हमने प्रावधान किया हुआ है। और जो परीक्षार्थी पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, पहली बार में 3 साल के लिए डी बार होगा और दूसरी बार में उसको 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद मनोज तिवारी, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी भी थे। 4 खंडों में विभाजित ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास मई से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला, बागपत के खेकड़ा में ईपीई इंटरचेंज से शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक पहुंचेगा। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य में खेल नीति पहले से ही शासनादेश लागू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के हित में दिन प्रतिदिन विभाग के और सरकार के बढ़ते हुए कदम हैं और आज खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार धनराशि में देने की बात की जा रही है। चोटिल होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आर्थिक रूप से देने की बात हो रही है। इसके अलावा खेल के मैदानों का भी सरकार ने बेहतर तरीके से सुधार किया है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहती हूं कि खेल नीति ऑलरेडी लागू है। खेल नीति के तहत लगातार शासनादेश हो रहे हैं
और मैं मानती हूं कि लगातार खिलाड़ियों के हित में दिन प्रतिदिन विभाग के सरकार के बढ़ते हुए कदम हैं। आज उनको नगद पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की बात होती है, उनके चोटिल होने पर आर्थिक मदद की बात होती है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आर्थिक रूप से देने की बात होती है। सब तरफ से चहुमुखी खेल का और खेल का भी और खिलाड़ियों का भी और मैदानों का भी जो है मैं कह सकती हूँ कि मजबूती के साथ में उनमें सुधार किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस खेल नीति में जो शेष अभी जियो होने हैं, जिसमें आउट ऑफ 10 जॉब है, जिसमें 4% खेल आरक्षण है, इसके लिए हम लोग अग्रसर है। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ बहुत जल्द इसमें भी हम सबको सफलता मिलेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग और गुटबाजी पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस नेताओं को सामाजिक मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को सलाह देनी चाहिए। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता गुटबाजी में व्यस्त रहेंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के नेता हमारे मुद्दों की नकल कर रहे हैं। जिस तरीके से एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तूने इसको क्यों बना दिया, तूने उसको क्यों बना दिया, आप किस तरह देखते हैं? एक राजनीतिक दल के अंदर जब सामाजिक मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो आंतरिक द्वंद्व खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस आज आंतरिक द्वंद्व से जूझ रही है कि समाज ने जो अपेक्षाएं मुख्य विपक्षी दल से की थी उस पर पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और आज हमारे कार्यक्रम को अपना रहे हैं। चाहे पे चर्चा की चर्चा हो रही हो, यात्रा निकालने की चर्चा हो रही, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस सामाजिक विषयों को लेकर आए, सरकार को सुझाव दे, स्वाभाविक रूप से राज्य के विकास में सार्थक सिद्ध होगा। इस प्रकार से आंतरिक द्वंद्व के कारण कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में बम्बा बंडल स्तर पर विचार गोष्ठियां, बाबा साहेब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावासों में सेवा के कार्य और अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में ही रक्तदान शिविर है, सफाई के कार्यक्रम हैं, जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों में सेवा के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल है उसमें फल वितरण कर अन्य प्रकार के सेवा के काम का भी हमने आयोजन रखा है। तो हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को हमने अलग अलग कार्यक्रम सौंपे हैं। तो पूरे सप्ताह भर यानी आज 6 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में इस तरह। उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के एक निजी होटल में मिलेट्स फेस्टिवल के संबंध में बैठक की। इस दौरान कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को मिलेट्स मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देहरादून में होने वाले मेले में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शिरकत करेंगे। साथ ही हल्द्वानी में होने वाले मिलेट्स मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शिरकत करेंगे। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराने में पीएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर आज वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। जो यूएनओ के अंदर मोदी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, 72 देशों ने इसका समर्थन किया और आज हम 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 18 तारीख को एक विशाल मिलेट्स पर एक कॉन्क्लेव वहां पर हुई थी, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर आए थे और प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला। और आज हमारी प्रदेश की सरकार हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। अभी हमने भारतीय सेना में, शायद आप में से भी कुछ लोग वहां पर होंगे, एक मिलेट्स भोज का एक कार्यक्रम वहां पर किया था। लगभग 2000 से अधिक लोगों ने मिलेट्स का सेवन वहां पर किया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मोदी जी का। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। और मैं इसके लिए आभार करना चाहता हूं मोदी जी का कि जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन कार्ड धारकों को देते हैं, उसमें हम 1 किलो मंडवा देंगे। इसको देने का आशय यह है कि जब किसानों को लगेगा कि उसकी 13 लाख किलो तो खपत राशन की दुकानों में हो रही है तो उसकी ओर अग्रसर होगा। और जहां तक मिलेट्स की बात है, एक तो इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें खाद कम लगती है। लगातार इसके प्रोत्साहन के लिए हम काम कर रहे हैं। बोर्ड के पेपर खत्म होने के बाद लगातार पड़ी 3 दिन की छुट्टियों की वजह से ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर की सड़कें पर्यटकों के वाहन से पैक हो गई हैं। शहर के अंदर वाहनों का दबाव बढ़ने से जगह जगह जाम लगता हुआ देखा जा रहा है। जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने जो ट्रैफिक प्लान बनाया है वो धरातल पर नहीं उतरा है। इस वजह से शहर की सड़कों पर जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बता दें कि बीते दिन एसपी देहात कमलेश उपाध्याय और एसडीएम सौरभ असवार ने चालकों के साथ बैठक कर ट्रैफिक को बेहतर ढंग से चलाने के लिए चालकों से सुझाव लिए और कई निर्णय भी लिए गए, मगर तस्वीरें बैठक में लिए गए निर्णय की पोल खोल रही हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं मंडल में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को फिर से विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों में लगातार हुई बरसात ने किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी की है। फसल पकने के समय में हुई बरसात में गेहूं, आम और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से राशि दी जाएगी। लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया, या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो अहेतुक धनराशि होती है वो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के प्रथम बार लालकुआं आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों को लेकर एकजुटता का संकल्प लिया।
वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राहुल छिंदवार ने स्पष्ट किया कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है उसे दायित्व से नवाजा जाएगा। साथ ही गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का पारिवारिक मामला होता है, इस पर आंतरिक स्तर पर ही निपटारा किया जाना आवश्यक है। देखिए, अब आज हमारा पहला ये आगमन हुआ है, यहाँ पर पहली बार कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। पार्टी ने हमें एक जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से जो हमारे आने वाले 2023 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है और उसके बाद जो हमारा 2027 का चुनाव हुआ, इन सभी चीज़ों में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ अभी सामयी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम लोग सभी ब्लॉकों का भ्रमण करेंगे और अभी जितनी जल्दी 1 महीने के अंदर हम अपनी नई कमेटी जो होती है जिला कांग्रेस कमेटी, उसका गठन कर लेंगे और ब्लॉकों में हमारी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी कमेटियों का बनाना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हम बहुत जल्द अपनी बूथों का निर्माण करेंगे और आने वाले समय में जो 2023 का नगर निकाय का चुनाव है इसको भी हम जीतेंगे और 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जिला नैनीताल से हम लोग लोकसभा में प्रत्याशी को यहाँ। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस के साथ अब परिवहन विभाग और तहसील प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पुलिस और परिवहन विभाग ने जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने के साथ वाहन सीज करने की चेतावनी दी है, वहीं तहसील प्रशासन ने चंद्रभागा पुल से कोयल घाटी के बीच सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिकारियों ने टेम्पो और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर अपना फरमान सुना दिया। मुख्य रूप से नगर निगम से चंद्रभागा पुल के बीच ई रिक्शा को प्रवेश नहीं दिए जाने पर सहमति बनी है, जिससे इस एरिया में जाम से कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सके। ऋषिकेश के अंदर नगर निगम से लेके चंद्रभागा पुल तक ये 300 मीटर का एक पैच है जहाँ पे हमने अभी ई रिक्शा को बैन किया है, क्योंकि ई रिक्शा बहुत ज्यादा हो रहे थे और बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से हम उन्हें बैन कर रहे हैं उसमें। और बाकी वाले क्षेत्रों में इनकी रहेगी, आना जाना रहेगा। और बाकी सारी चीजें जैसे मुद्दे आए थे कि जैसे अतिक्रमण भी कई जगह है और कई जगह रोड्स भी टूटी हैं, तो हमने वो रोड्स वगैरह भी चिन्हित करी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट से हम बिल्कुल अब लगातार हम टच में रहेंगे। हम चाहेंगे कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही वो रोड्स वगैरह ठीक हो जाएं। और जो अतिक्रमण है उसके लिए हमारी प्रशासन की और नगर निगम की एक संयुक्त टीम भी बनी है, जिसमें हम अब आज से और कल से अब स्टार्ट करेंगे इसको और अतिक्रमण को हम हटाएंगे। तो इन्हीं देखिए, आगामी 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए जो हमारे ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रहना बहुत आवश्यक है, तो उसी के मद्देनजर एक आज मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमारे टैक्सी मैक्सी यूनियन के और ई रिक्शा से और विक्रम यूनियन के जो भी सभी उनके पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था। तो यहाँ पर जो हमने एक प्लान बनाया है ट्रैफिक का कि कौन कौन से रूट में उनको चलना है 4 धाम यात्रा के दौरान, कौन से रूट पे उनको नहीं चलना है, तो उसके बारे में इनको बताया गया है। तो लाइसेंस परमिट से जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली। लाइसेंस के विरुद्ध तो एमवी एक्ट की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई हो जाती है, तो वो कार्रवाई चाहे वो प्राइवेट गाड़ी वाला हो चाहे वो कमर्शियल गाड़ी वाला हो, दोनों के खिलाफ होती है। तो वही ई रिक्शा पर भी लागू होगा। अच्छा, तो ये अपने कुछ अतिरिक्त कई टीमें यहाँ पर तैनात रहेंगी बताया जा रहा है। हाँ जी, कितनी टीमें आएंगी, कैसे चेक होगी? देखिए, एक बार निर्धारित टीमें आ जाए उसके बारे में पूरा बता पाऊंगा, लेकिन जैसा अभी तक सूचना है कम से कम 2 हमारे पास इंटरसेप्टर की टीम है और 4 बाइक स्क्वाड की तैनाती का प्लान है। तो ये कहाँ पर तैनात है, कैसे पूरे यात्रा क्षेत्र में जो ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। हरिद्वार की शुगर मिलों का पैरोई सत्र अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इस पैरोई सत्र के समापन से किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर पहुंच जाए, इसलिए समिति ने लिब्बर हेड़ी सहकारी गन्ना समिति के सभागार में गन्ना पर्यवेक्षक और चीनी मिल के गन्ना मैनेजर की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्या का समाधान किए जाने पर चर्चा की। बैठक में पहुंचे सुशील राठी ने बताया कि पैरोई सत्र के समापन होने के बाद अधिकतर किसानों का गन्ना बचा रहता है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार पैरोई सत्र में 100% किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है कि जिन किसानों का गन्ना समाप्त हो गया है या जिन किसानों का अधिक गन्ना बचा हुआ है उनकी सूची बनाकर 3 दिनों के भीतर गन्ना समिति में उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों का गन्ना सत्र के अंतिम पड़ाव तक मिलों तक पहुंचाया जा सके। ये जो पेराई सत्र है 2022-23
वो अपने अंतिम चरण में है और हमारा प्रयास है कि जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनका समस्त गन्ना चीनी मिल को चला जाए, समय पे चला जाए। तो उसी के निमित्त आज चीनी मिल और हमारी समिति के जो अधिकारी हैं और जो सुपरवाइज़र हैं उनकी हमने बैठक की है और उसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो फील्ड में सर्वे करें, किसका गन्ना अधिक बचा है और किसका गन्ना ख़त्म हो गया, उसकी रिपोर्ट वो हमें 10 तारीख तक उपलब्ध है। से आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक किसान के खेत में गन्ना खड़ा है चीनी मिल चलती रहेगी, चीनी मिल बंद ही नहीं होने दी जाएगी और प्रत्येक किसान का समय पर गन्ना चीनी मिल को पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। चीनी मिल और गन्ना विकास परिषद बरेली की एक संयुक्त बैठक यहाँ समिति परिसर में आहुत की गई है। इसी संबंध में जिन किसानों के पास में अभी खेत में गन्ना खड़ा है बेसिक कोटे से अधिक, तो उनके लिए यहाँ एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन किसानों के पास में अभी गन्ना खेत में ख़त्म हो गया है, उनके सट्टे बंद कराए जाएंगे। जिन किसानों के पास में बेसिक कोटे से अधिक है उनको एडिशनल क्या हम राहत दे सकते हैं, उसी के लिए यहाँ प्लान करने के लिए ये संयुक्त बैठक की गई। प्रयास ये है गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा कि चीनी मिल तब तक जब तक किसान के गांव में एक एक खेत का गन्ना चीनी मिल में आपूर्ति नहीं हो जाता तब तक चीनी मिल चलती रहेगी। संभावित अभी देखने में आ रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हमारा पहले सत्र जा रहा है। कैलेंडर भी उसी स्पीड में चल रहा है और आगे जो उस पर निर्णय लिया जाएगा वो संयुक्त जो भी निर्णय होगा उसका सभी लोग मतलब फॉलो करते हुए उधम सिंह नगर जिले की किच्छा नगर पालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का विधिवत लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली और नगर पालिका की महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में प्रति वर्ष करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी खर्च को बचाने के उद्देश्य से किच्छा नगर पालिका में सोलर प्लांट लगाया गया है। इस दौरान महिला सभासदों ने फीता काटने के बाद पावर बटन दबाकर नगर पालिका में विद्युत सप्लाई चालू की। सोलर प्लांट के लोकार्पण के बाद मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया गया। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।